हेलो साथियों, वेलकम टू इंडियन क्लासेस। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर का इवनिंग वाले पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको आफ्टरनून वाली शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाया था। अब तक आपको 11 सेट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। टोटल 38 सेट हैं, तो जल्दी वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी करवा रही है और एसएससी का यह वर्तमान में ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर पेपर के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन पूछते हैं, 90% क्वेश्चन। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो आप देख लें और अच्छे से देखें, क्योंकि आपको जो आंसर प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो क्वेश्चन के सारे एक्सपेक्ट कवर किए जाते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारा बताया जाता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो हमने सीरीज चलाई हुई है वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। इनके आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है ये वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट इंडियन क्लासेस के नाम से बना हुआ है, वहाँ आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर थर्ड, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर, जिसे शिव का ही रूप मानते हैं, को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कान्हा बाघ अभ्यारण्य या कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को और बाघ अभ्यारण्य सन 1973 में घोषित करा गया। यह राज्य के बालाघाट और मंडला जिले में 940 वर्ग किलोमीटर पर विस्तारित है। यहाँ बंगाल बाघ, भारतीय तेंदुआ, स्लोथ रीछ, बारहसिंगा और सोन कुत्ता मिलते हैं। वन विभाग ने इस अभ्यारण्य के लिए एक काल्पनिक शुभंकर बनाया है, जिसका नाम बुर सिंह बारहसिंगा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अन्य प्रावधान देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये हमारे आर्टिकल 75 में प्रावधान है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में सुवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तोता। छत्तीसगढ़ राज्य में सोवा या सुवा या सुवा आदिवासी नृत्य भी तोता नृत्य का एक रूप है। यह भगवान की पूजा से संबंधित नृत्य का एक प्रतीकात्मक रूप है। नर्तकियों ने बांस से बने बर्तन में एक तोता रखा जाता है और उसके चारों ओर एक गोलाकार आकृति बनाई जाती है। फिर कलाकार गाते हैं और नृत्य करते हैं, जिसे ताली बजाते हुए देखना एक खुशी की बात होती है। यह छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी वर्ग की महिलाओं के मुख्य नृत्य रूपों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा इस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार आय को पूरा करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को 5 वर्ष या उससे पहले के अंतर्विरोध पर एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। अभी तक संसद में केवल 3 संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। फर्स्ट 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, दूसरा 1978 में
बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई के समय, और तीसरे संयुक्त बैठक हुई थी 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक नए शहर हैदराबाद नाम रखा। वह एक अयोग्य पद पर थे और उनके शासनकाल को कुतुब रॉयल राजवंश के उच्च पदों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 1565 में सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह के तीसरे बेटे थे। उन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद तेलंगाना का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर और सभी दक्षिणी मध्य आंतरिक भारत का प्रमुख शहरी केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, PD वाघेला। वर्तमान में औषधीय विभाग में सचिव PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने RS शर्मा की जगह ली, जो 30 सितंबर 2020 को रिटायर्ड हुए थे। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, विवादों का निर्णय करना, अपीलों का निपटारा करना और सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष के होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। योजना में 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इस स्कीम में कम से कम 20 साल निवेश करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बांसुरी से। सिक्कल मंगलोर बांसुरी से जुड़े हुए हैं। वह एक कर्नाटक बंसी वादक दक्षिण भारतीय हैं। उन्हें 2003 में वेणुगण शिरोमणि की डिग्री मिली। 1990 में यूथ एसोसिएशन फायर क्लासिकल डिजाइन के लिए उन्हें मुख्य कलाकार पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दलाई ला। दलाई ला या दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा गेलुग या तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हार्ट स्कूल के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं के लिए एक शीर्षक दिया गया है। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हैं। 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन नंबर थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1333 से लेकर 1347 तक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक उनकी विद्वता से प्रभावित हुए और उन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्व उत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को मिजोरम मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया। कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम राज्य में। मिजोरम के कोलासिब जिले के खमरंग गांव में स्थित 55 एकड़ के फूड पार्क को जोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह राज्य में संचालित पहला मेगा फूड पार्क है। इससे 25,000 किसानों को लाभ होगा और साथ ही 5,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेरशाह सूरी। रुपया और पैसा शब्द पहली बार शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में पेश किया गया था। रुपया शब्द संस्कृत शब्द रुपया से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ चांदी या चांदी का सिक्का बनाना है। उन्होंने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसका वजन 178 ग्रेन था, जिसे रुपया कहा जाता है। उन्होंने रुपया को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों में भी विभाजित किया।
क्वेश्चन नंबर 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र परिचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? अशोक लवासा को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 15 जुलाई 2020 को चुनाव आयुक्त अशोक लवासा निजी भागीदारी के लिए एशियाई क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्ष 1980 बैच के हरियाणा कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वह 23 जनवरी 2018 को भारत निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त बने थे। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल 2 अर्थात कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर भारत के केंद्र से आंशिक वाली एक काल्पनिक रेखा है। यदि आप दुनिया भर में इस काल्पनिक रेखा को खींचते हैं या चपटी पृथ्वीवास या पृथ्वी ज्वालामुखी है तो यह 17 देशों में बनता है, जिनमें से एक भारत है। अर्थात कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें से एक भारत है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये गुजरात में जसदन, तो ये सारे, राजस्थान में कालिंजर, मध्य प्रदेश में शाजापुर, झारखंड में लोहरदंगा, छत्तीसगढ़ में सुनेहट, त्रिपुरा में उदयपुर, मिजोरम में चंपा और पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर। ये कर्क रेखा के पास में पड़ने वाले छोटे कस्बे या शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST की सर्वोच्च दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 28%। 2023 में भारत में GST दरों को 4 अलग अलग GST स्लैब वर्गीकृत किया जाता है। 5%, 12%, 18% और 28%। वस्तुओं और सेवाओं पर उनकी प्रकृति, श्रेणी और उपयोग के आधार पर अलग अलग दरों पर टैक्स लगाया जाता है। तो सर्वाधिक टैक्स कितना होता है? 28%। क्वेश्चन नंबर 18 विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से का? पोटेशियोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पोटेशियोमीटर एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। यह सेल के इलेक्ट्रोमोटिव बल की तुलना किससे किया जाता है? पोटेशियोमीटर से। तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समायोजित करने का एक तरीका प्रदान करता है ताकि सही आउटपुट प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंद्रमणि पांडे का संयुक्त राष्ट्रीय जिनेवा में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी हैं। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनकर राजदूत के चंदर का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो कितनी है वो? 10 लाख रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टैंड अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? तो किसने दे दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शशांक मनोहर ने। शशांक वेंकटेश मनोहर एक भारतीय वकील हैं। यह 25 सितंबर 2008 से 19 सितंबर 2011 के मध्य BCCI के 29वें अध्यक्ष चुने गए थे। जब वे BCCI के अध्यक्ष चुने गए, इस दौरान भारत ने श्रीलंका को अंतिम मैच में 6 विकेट से हराकर 2011 का विश्व कप अपने नाम किया था। 12 मई 2016 को वे निर्विरोध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पहले स्वतंत्र अध्यक्ष चुने गए। तो जब इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप जीती थी तो उस टाइम BCCI के अध्यक्ष कौन थे? शशांक वेंकटेश मनोहर ही थे। क्वेश्चन नंबर 22 प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति 3री शताब्दी में वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे।
वाकाटक राज साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक राजवंश था जो दक्कन 3वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। यह एक ब्राह्मण वंश था। यह ध्यान दिया जाता है कि वाकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे। सम्राट वाकाटक हरिसेन के संरक्षण में रॉक कैट बुद्ध विहार और अजंता गुफाओं के चैतन्य बनाए गए थे, जो कि एक दर्शनीय स्थल थे। क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद प्रेम अपना पद धारण करता है? तो किसके प्रसाद प्रेम? भारत के राष्ट्रपति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लकड़ी का फर्नीचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में टेंडियर, अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित खाद्य तिलहन और खाद्य तेल सहित सिक्के से पूरी तरह से बना हुआ यार्न, निर्माण और निर्माण उत्पाद, कच्चा जूट और जूट कपड़ा, भोजन के बीज सातों लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2018 राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए थे। गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में इस दशक का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और गोल्ड कोस्ट में अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तानों के बीच तालीकोट की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1565 ईस्वी में। तालीकोट की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। दक्कन सल्तनत के संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विंध्यसक पराजय दी। यह लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिणी पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य है। इस युद्ध को राक्षस थंगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सापेक्षिकता एक सिद्धांत है जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के सापेक्ष हैं और सभी गतियां एक एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष हैं। यह एक धारणा है जिसमें कहा गया है कि तत्वों के नियम हर जगह एक जैसे होते हैं। यह सिद्धांत सरल है लेकिन समझना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 28, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोलेरू झील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोलेरू झील भारत के सबसे बड़ी मुलायम पानी की झीलों में से एक है, जो एलुरु शहर से 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोल्लारू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कोल्लारू 2 सजावटी कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी में सजाया गया है। झील इन दोनों नदियों के लिए एक प्राकृतिक बाढ़ संकल्प संस्था के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पंडित किशन महाराज, जिनका जन्म 3 सितंबर 1923 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 मई 2008 को हुई थी, एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से थे। जिस व्यक्ति को आधुनिक युग की तालिका का दोयन माना जा सकता है वह है पंडित किशन महाराज। क्वेश्चन नंबर 30, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 4, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है न ही निश्चित आकार होता है। बाकी 3 कथन देख लेते हैं। पहला कथन, गैसों का निश्चित आयतन होता है, जबकि ये गलत है क्योंकि गैसों का निश्चित आयतन होता नहीं है। गैस हवा में होती है, उसको कोई फिक्स आकार नहीं होता है। जिस आकार में गैस को डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगी। दूसरा, गैसों की निश्चित मात्रा और निश्चित आकार होता है, तो आकार निश्चित नहीं होता है। थर्ड, गैसों का निश्चित आकार होता है लेकिन कोई निश्चित आयतन, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब न तो निश्चित आयतन होता है न ही निश्चित आकार। गैस पदार्थों कोई भी निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। इन पदार्थों के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बहुत ही नगण्य अथवा क्षीण होता है। गैसों में संप्रियता का गुण पाया जाता है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य काफी स्थान होता है।
इस कारण उन्हें दबाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? वह है 74.04%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.04% है और पुरुषों की 82.14% है और वहीं महिलाओं की 65.46% है। अब थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं। देश के लिए साक्षरता दर 1951 में 18.33 से बढ़कर 2001 में 65.38% हो गई और पुरुषों के लिए साक्षरता दर 75.85% 2001 में और महिलाओं के लिए 54.16% हो गई। भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 94% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? वह केरल की। कितनी है? 94%। क्वेश्चन नंबर 32, अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वह ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना राज्य में। यह अनंतगिरी पहाड़ियाँ भारत के तेलंगाना के विकाराबाद जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों से हुसैन सागर और हिमायत सागर तक जल बहता है। क्वेश्चन नंबर 33, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाइयों के अनुसार तापमान की एसआई इकाई केल्विन है, जिसे प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है। केल्विन पैमाने को व्यापक रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्वीकार या उपयोग किया जाता है। हालांकि विश्व के अधिकांश भागों में तापमान को मापने के लिए सेल्सियस या फारेनहाइट पैमाने का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में। पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह आदि जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति अपने कई पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए जानी जाती है। पोंग नृत्य आदि जनजाति के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो कौन सी संस्था कर रही है? वो कर रही है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन और प्रबंधन LIC करती है। यह भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध नागरिकों के लिए विशेष रूप से घोषित पेंशन योजना है, जो 4 मई 2017 से 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध है। इस योजना में प्रति वर्ष 8% पर 10 वर्षों के लिए मासिक देय का रिटर्न सुनिश्चित होता है। हालांकि ग्राहक पेंशन के मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं। न्यूनतम आयु 60 वर्ष और अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आदिवासियों का सबसे प्रमुख पर्व झारखंड में बड़े जोश और खरोश से और धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड के साथ साथ यह पर्व पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। सरहुल पर प्रकृति की पूजा की परंपरा के साथ नृत्य का भी प्रचलन है। हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में हर साल मनाया जाता है। चंद्रमा के तीसरे या चैत्र के पखवाड़े में सरहुल वसंत ऋतु या फागुन के आगमन का प्रतीक है और जून के महीने या जेठ तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो वह है 200 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के तहत फंड और नॉन फंड आधारित प्रतिपाद उधारकर्ता को 200 लाख रुपए तक की क्रेडिट सुविधा कवर की जाती है, बशर्ते उन्हें बढ़ाया जाए। संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना परियोजना व्यवहारियत योजना के तहत उपलब्धि गारंटी कवर 50%, 75%, 80% और क्रेडिट सुविधा की स्वीकृति राशि का 85% है। क्वेश्चन नंबर 38, 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया है? तो किसमें कर दिया है? वह ऑप्शन नंबर 4 पंजाब में। केंद्र ने पंजाब के 3 क्षेत्रीय बैंकों RRB पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक को 1 जनवरी 2019 से एक एकल RRB में समाहित कर दिया। RRB के प्रयोजक बैंक नाबार्ड, पंजाब सरकार और पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि
एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो कितने सदस्य को? तो एक सदस्य को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 333 के तहत। क्वेश्चन नंबर 40, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कावेरी बांध 1924 में कावेरी नदी के आर पार बनाया गया था। यह मैसूर के जिलों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। इस पानी का इस्तेमाल मैसूर और मांड्या में सिंचाई के लिए किया जाता है और यह कर्नाटक की राजधानी मैसूर, मांड्या और लगभग पूरे बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 41, 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? इंजेति श्रीनिवास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। IFSCA का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत वैश्विक पोर्टफोलियो विकसित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना, पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में काम करना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत 27 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो किसके अंतर्गत? आर्टिकल 312 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे यूपीएससी कहते हैं, द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कठोर तप और आत्म मृत्यु के पहलुओं में भिन्न है। महावीर ने स्वयं को सत्य का एहसास कराने के लिए जबरदस्त शारीरिक कष्ट का अभ्यास किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भूखे रहने और शारीरिक पीड़ा से गुजरने की सलाह दी, लेकिन बुद्ध घोर तपस्या और निजीकरण के विरोधी थे। उन्होंने एक मध्य पथ की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश किरण ऑप्टिकल फाइबर केबल के आंतरिक सतह पर इस प्रकार टकराती है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो आपतित प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है और यह घटना दोहराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वॉरेन हेस्टिंग भारत के प्रथम और सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश गवर्नर जनरल 1972 से 1785 तक भारतीय मामलों पर हावी रहे और इंग्लैंड वापसी पर महाअभियोग किया गया। अंग्रेज राजनेता वॉरेन हेस्टिंग 1732 से 1818 ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने नागरिक प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की जो एंग्लो इंडियन सुरक्षा और समृद्धि का आधार थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेकेलाइट। जिन बहुलकों को एक बार गर्म करके जिस आकार में डाल दिया जाए तो दोबारा गर्म करने पर उनको मुलायम नहीं किया जा सके और न ही उन्हें पिघलाया जा सके, उन्हें ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। ये प्लास्टिक अनुत्कीर्णनीय होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 47, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रियल मैड्रिड। ला लीगा दुनिया की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीगों में से एक है और इसमें कुछ शीर्ष टीमें हैं जिन्हें कभी भी इससे बाहर नहीं किया गया है। पहली टीम जो दिमाग में आती है वह रियल मैड्रिड है। इस टीम ने कुल 35 खिताब जीते हैं जिससे यह स्पेन के सबसे सफल क्लबों में से एक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48, सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में स्थित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरकोटड़ा या कोटड़ा
गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहां वास्तव में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और बनवाली हिसार हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में लरकाना जिले में स्थित है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 49, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? अभिनव बिंद्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल्स स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीता था। हार्पर स्पोर्ट द्वारा 2011 में उनकी आत्मकथा ए शॉर्ट एंड क्रॉनिकल माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक्स गोल्ड शीर्षक से जारी की गई थी। लेकिन अब वर्तमान में नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो व्यक्तिगत रूप में स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारे पास दो हो गए, एक तो नीरज चोपड़ा हो गए, एक अभिनव बिंद्रा हो गए। उन्होंने 87.58 मीटर की दूरी पर स्वर्ण पदक हासिल किया। वह अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले अन्य भारतीय बने। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि उपकरण निर्माण। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में उन आर्थिक क्षेत्रों को शामिल किया है जो अंतिम प्रयोज्य उत्पाद का निर्माण करते हैं और इस प्रकार द्वितीयक कच्ची सामग्रियों के लिए प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों पर निर्भर रहता है। इसमें खनन, विनिर्माण और निर्माण शामिल है। यह हमारे जीके 50 क्वेश्चन हुए। अब हम रीजनिंग वाले सेट की बात करते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न अंकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। वृक्ष, पत्तियां और पर्णहरित। तो हम जानते हैं कि वृक्ष में पत्तियां होती हैं और पत्तियों में पर्णहरित होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बड़ा वाला सर्किल है वो वृक्ष को डिनोट करेगा और जो मिडिल वाला है वो पत्तियों को, जो सबसे छोटा है वो पर्णहरित को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो इसको किन दो चिन्हों को बदलना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, माइनस और भाग को। जब माइनस और भाग को चेंज कर देंगे तो हमारे इक्वल में 70 आ जाएगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। 77 + 12 - 4 डिवाइड 10 × 1 ये हमको दिया हुआ है। तो अब हम माइनस की जगह डिवाइड करेंगे तो 77 + 12 माइनस की जगह डिवाइड हो गया 4 माइनस डिवाइड जगह माइनस हो गया 10 × 1। अब हम बोर्ड मास के नियम से पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। तो 12 में 4 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा। तो 77 + 3 - 10, क्यों 10 × 1 करेंगे तो 10 आएगा। तो 77 + 3 80 - 10 = 70। तो 70 की इक्वल आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक अनुभाग काटा गया है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वो कैसे, वो इस प्रकार होगा कि जैसे हमको चित्र में दिया हुआ है, जो हमारे इधर वाले में जो सर्किल डार्क हैं वो इधर वाइट हैं, जो इधर वाले में वाइट है वो दूसरे वाले में डार्क हो रहे हैं। तो ऐसे हम जो इसको देखेंगे तो जो हमारे नीचे वाले क्रॉस में इधर हमारे को डार्क है तो इधर वाइट हो जाएगा, इधर भी डार्क है तो इधर वाइट, और जो बीच में कोने वाला है नीचे नीचे वो इधर वाइट है तो इधर हमारे डार्क हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से। तो संशोधन और परिशोधन ये एक दूसरे में पर्यायवाची हैं। तो ऐसे ही अस्त व्यस्त क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त का हो जाएगा क्रमहीनता, मतलब जिसका कोई क्रम नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो अस्त व्यस्त का जो पर्यायवाची बनेगा वो क्रमहीनता बनेगा इसमें 4 ऑप्शन से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। तो इसमें हमको नजर आ रहा है पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो अंदर पहली आकृति में जो हमको रेखाखंड है वो गायब हो रहा है और एक कोण गायब हो रहा है। तो इस प्रकार से जब ये हमारा स्टार बन जाएगा तो ऐसे हम थर्ड में अंदर से रेखाखंड गायब करेंगे और एक कोण गायब करेंगे तो आकृति बनेगी ऑप्शन नंबर 3 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति है। तो इसको हम जब घुमाएंगे उल्टा करेंगे तो हमको जो नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये नजर आ रहा होगा बिल्कुल ये वाली आकृति, ये वाली आकृति यहाँ पे ये इस प्रकार ये आकृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसे कि आपको चित्र में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक विक्रेता एक उत्पाद को 360 रुपये में खरीदता है और इसे 28% लाभ के साथ बेचता है तो वह विकल्प चुनें जो उत्पाद का लगभग विक्रय मूल्य दर्शाता है। तो क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा? 360 का हम 28% में प्रॉफिट निकाल देंगे तो 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 128/100 से, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 461। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चित्र में देख लेते हैं
तो उत्पाद का क्रय मूल्य 360 तो उत्पाद का विक्रय मूल्य 128/100 × 360, तो ये निकल के आएगा 460.8 रुपये। तो ये राउंड फिगर होकर हो जाएगा 461 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में हमको नजर आ रहा है कि जो हमको घुमाने की अनुमति है, तो इसमें ये वाली आकृति हमको यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली और ये। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें 22, 25, 32, 41, 55, 82, 110, 191 के बाद जो आएगा वो आएगा 247। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें 22 + 3 25 है, फिर 25 + 7 करेंगे तो 32 आ रहा है। तो अगली जो आएगी संख्या वो इस प्रकार आएगी कि इसमें दो सेट बाद वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जो पहला में जो रिपीट होगा वो थर्ड में होगा, जो सेकंड में जो अपना पैटर्न है वो फोर्थ में होगा। तो पहले हम 22 + 3 25 है, तो थर्ड में क्या बन जाएगा 32 + 9। तो 9 क्या कैसे आ रहा है 3 × 3, तो इक्वल टू 41 आ गया। जो सेकंड पैटर्न फॉलो होगा फोर्थ में होगा, तो 41 + 14, 14 कैसे आ रहा है 7 × 2 करके। तो ये कितना आ गया टोटल 41 + 14 55। अब फिर से जो हमको पहले में आ रहा है वो थर्ड में होगा, थर्ड के बाद किस में होगा फिफ्थ में होगा। फिफ्थ में कैसे हो जाएगा 55 में कितना ऐड करना पड़ेगा, पहले 3 ऐड किया था फर्स्ट में, थर्ड में हमको 3 × 3 किया था। अब 3 × 3 करते हैं 9 आता है, तो 9 × 3 करेंगे तो ये 27, फिर 55 + 27 करेंगे तो 82। फिर हम अगले में कैसे आ जाएगा 82 + 28 करेंगे, क्योंकि पहले हमने 7 × 2 ऐड कर लिया था। अब 7 × 2 14 होता है, तो 14 × 2 तो 28, तो 82 + 28 = 110। अब 110 + 81 क्यों 27 × 3 कर देंगे तो 191 आ जाएगा। फिर 28 × 2 करेंगे तो 191 + 28 × 2 करेंगे 56, तो 56 ऐड कर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 247। तो ये थोड़ा सा ये टफ हमारा पैटर्न था, तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे उसी से आएगा। बार बार क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व करोगे तो आपसे एक बार में देखते ही आपको दिमाग को क्लिक कर जाएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए आरेख में व्रत महिला को और वर्ग पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज खाना पकाने को और आयत बागवानी को दर्शाता है। ऐसे पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है जो बागवानी करते हैं लेकिन खाना नहीं पकाते हैं। तो खाना नहीं पकाते, खाना के लिए कौन सा है त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हटाते हैं हम बिल्कुल। अब पुरुष और महिला दोनों लेना है, क्योंकि व्रत हमको किसको दिया है महिला को, तो व्रत महिला को जब त्रिभुज हटा देंगे और व्रत महिलाओं को और वर्ग पुरुष को, तो वो जो हमको लेना है जो बागवानी करते हैं। बागवानी के लिए हमको क्या दिया हुआ है, बागवानी के लिए हमको क्या दिया हुआ है, बागवानी के लिए हमको आयत दिया है। तो हम आयत में देखेंगे, आयत में त्रिभुज में जो आ रहे हैं अंदर वो हमको हटा देंगे। तो इसमें आयत के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं 18, 15, 5 और 14, लेकिन 18, 5 त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, जो कि हमको काउंट नहीं करना है, क्योंकि त्रिभुज है वो खाना बनाने वाले को दर्शाता है, लेकिन खाना हमको नहीं पकाना। तो ये त्रिभुज में से ये 18, 15 हट जाएंगे आयत में से। तो बच्चे हमारे पास आयत में 5 और 14, तो 5 और + 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न अंकित आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत को इंगित करता है। तो इसमें जो असंगत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो सीधा रेखाखंड है वो एकदम स्ट्रेट है, लेकिन फोर्थ में थोड़ा सा कर्व है, तो इसका मतलब ये इससे असंगत हो जाएगा बाकी तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पाएगा 43। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे, वो देख लेते हैं। हम देखेंगे जो पहला कॉलम है उसमें 8 फिर 24 आ रहा है, उसके बाद फिर क्या आ रहा है 17 आ रहा है। तो कैसे आ रहा है 8 × 3 करेंगे तो 8 × 3 = 24 आ गया। फिर 17 कैसे आएगा 8 + 24 करेंगे, उसमें भाग दे देंगे 2 का, प्लस ऐड कर देंगे 1 का, तो 8 + 24 32 हो गया, उसमें 2 का भाग देंगे तो 16, प्लस 1 करेंगे तो 17। ऐसे दूसरा कॉलम हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 3, क्यों पहले कॉलम में 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे दूसरे कॉलम हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमको दिया है पहले में 8 से किया था, फिर 14 को 3 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब 42 में जब 42 आ जाएगा तो 42 को हम ऐड करेंगे किससे 14 से, 14 ऐड करेंगे तो फिर ये टोटल हो जाएगा कितना 56। 56 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 28। 28 हम 1 ऐड कर देंगे 29। ऐसे हमारा तीसरा कॉलम हो जाएगा। तीसरे कॉलम हमको 21 डिवाइड, तो 21 × 3 करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब हम 63 + 21 करेंगे और डिवाइड 2 से कर देंगे, फिर प्लस में 1 कर देंगे, तो ये 21 + 63 कितना हो गया 84। 84 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 42। 42 में 1 ऐड करेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दी गई आकृति एक मानक पासा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पासे को 4 बार 90 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 1 बार वामावर्त घुमाने पर प्राप्त होगा।
तो हम जानते हैं कि मानक पास्य के जो अपोजिट में जो डिजिट होते हैं उनका योग 7 होता है, 7 से अधिक नहीं होता है। तो इसका जो 3 है तो उसका अपोजिट में 4 आएगा, 1 है तो उसका अपोजिट में 6 आएगा, और 2 है तो उसका अपोजिट में 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जैसे कि हमको चित्र में दिया हुआ है कि एक मानक पासे में विपरीत सतहों पर स्थित संख्याओं का योग 7 होता है। इस प्रकार संख्या 6 के विपरीत सतह पर संख्या 1 है, संख्या 5 के विपरीत सतह पर संख्या 2 है, संख्या 4 के विपरीत सतह पर संख्या 3 है। 4 बार जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो जैसे हमको दक्षिणावर्त दिया हुआ है, आपको चित्र में दिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है, पहले घुमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो तीन घूर्णन का अर्थ हुआ कि 3 बार 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूर्णन। तो इस प्रकार जब करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2A4। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली से। तो हमें इसमें नजर आ रहा है कि पहली आकृति 90 डिग्री मूव हो रही है, तो हम जो फिगर 3 है उसको भी 90 डिग्री मूव कर देंगे, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक कागज को निम्न अंकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो हम जब इसको घर पर प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, एक कागज लेके और इसी प्रकार मोड़ के हम इसको कटिंग करेंगे तो जो आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जिससे आकृति आएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस विकल्प का चयन करें जो असंगत को इंगित करता है। तो इसमें असंगत हो जाएगा मोमबत्ती, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि टॉर्च, टेबल लैंप और नाइट बल्ब ये हम कई बार यूज में ले सकते हैं, जबकि मोमबत्ती एक बार ही यूज में आती है। दूसरी चीज़ इनमें डिफरेंस हो जाएगी, टॉर्च, टेबल लैंप और नाइट बल्ब में बल्ब होते हैं लेकिन मोमबत्ती में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें हम देखेंगे जो पहली आकृति उसमें नीचे 2 त्रिभुज हैं, एक उल्टा एक सीधा, तो ये ऊपर चले जाते हैं, और जो ऐसे के ऐसे ऊपर चले जाते हैं। ऐसे फिर ऐसे हम देखेंगे थर्ड वाली आकृति ऊपर त्रिभुज वो ऐसे कैसे नीचे आ जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। और इसमें एक जो हमारे जो ये रेखाखंड दिए हुए हैं इसमें हम देखेंगे तो फर्स्ट में जो बीच में रेखाखंड है वो एक बढ़ गया है, तो ऐसे थर्ड में भी एक रेखाखंड बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस जगह ये रेखाखंड यहाँ तक ही था लेकिन यहाँ पे ये नीचे तक आ गया, तो इस प्रकार ये रेखाखंड यहाँ तक है, तो अब रेखाखंड ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक अनुभाग काटा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। तो इसको पैटर्न पूर्ण करने वाला जो आकृति आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर 1 ही। तो हम इसको रखेंगे तो इसका आकृति कंप्लीट हो जाएगी। आप थोड़ा सा सोच के भी देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित कूट भाषा में वन डे एट ए टाइम को J21 SN5 N3 N3LG1 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DYNAMIT को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा S52NGL31 ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसको क्या लिख रहा है, अतः हम अब इसके अकॉर्डिंग ही लिख देंगे DYNAMITA को। डी की जगह हम क्या आ जाएगा S, क्योंकि हमको दिया हुआ है डी की जगह S, Y की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और N की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए की जगह N, M की जगह G, I की जगह L, T की जगह 3 और E की जगह I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S52NGL31। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो क्या आएगा दया, जब इसको हम दाईं ओर दर्पण रखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 1 जैसी आकृति बनेगी, क्योंकि हमको दाएं का बायां, बाएं का दायां दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कौन सी आएगी, वो आकृति 2 जैसी आएगी। कैसे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ये डॉलर वाला साइन है ये नेक्स्ट आकृति में इसके जस्ट विकर्ण के अकॉर्डिंग नीचे वाली बीच में आ गई, तो ये यहाँ पर आ गया, ये नजर आ रहा है डॉलर। और जो हमको ये 3 रेखाखंड है ये विकर्ण के अकॉर्डिंग लास्ट में यहाँ पे चले गए, विकर्ण के अकॉर्डिंग ही। और जो हमारे ये एट द रेट वाला है ये हमारे 2 स्थान आगे खिसक गया है इस तरह, तो ये 2 स्थान यहाँ से यहाँ आ गया। तो अगली आकृति सेकंड से थर्ड में देखेंगे, सेकंड से थर्ड में क्या चेंज हुआ है। अब आगे भी सेम ऐसे ही प्रोसेस हो रहा है कि जो हमारे ये एट द रेट है ये फिर 2 स्थान आगे खिसक गया, तो यहाँ से ये यहाँ आ गया। उसके बाद रेखाखंड है वो इस तरफ आ गया अपने राइट तरफ, तो ये यहाँ पर आ गया रेखाखंड। और जो हमारा जो ये बीच में डॉलर का साइन है ये बीच वाला रेखाखंड के अकॉर्डिंग ये लास्ट में आ गया। तो जो अब नेक्स्ट आकृति बनेगी उसमें डॉलर रेखाखंड के अकॉर्डिंग वापस से फर्स्ट स्थान पर चला जाएगा, तो ये फर्स्ट स्थान पर आ गया।
और जो एट द रेट है वे आगे 2 स्थान और खिसक जाएगा। तो यहाँ से आके यहाँ से दूसरे नंबर है तो ये यहाँ पे आ गया। और जो ये हमारा जो रेखाखंड है ये हमारे जो विकर्ण के अकॉर्डिंग ही लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ये यहाँ आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से। 8 का संबंध 515 से है तो 14 का संबंध हो जाएगा 2747 से। वो कैसे? वो इस प्रकार हो जाएगा कि जब हम 8 का क्यूब करेंगे 8 × 8 × 8 तो आ जाएगा 512, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 515। इसी प्रकार हम 14 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2744, फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2747। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2747। क्वेश्चन नंबर 23, वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। 5, 41, 258, 1561 के बाद जो आएगा वो आएगा 9380। ऑप्शन नंबर 3 वो कैसे? वो देख लेते हैं। जब हम 5 × 6 + 11 करते हैं तो 41 आता है। फिर 41 में वैसे ही हम आगे करेंगे, 41 × 6 करेंगे प्लस 11 ऐड किया था, इसमें एक हम बढ़ाते चलेंगे तो 12 ऐड कर देंगे 258। फिर 258 × 6 करेंगे प्लस 13 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1561। 1561 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से प्लस 14 ऐड कर देंगे। पहले तो सब संख्या 6 से मल्टीप्लाई हो रही है और जब में ऐड हो रहा है वो 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। तो 14 ऐड होके जो आएगी वो आ जाएगी 9380। क्वेश्चन नंबर 24, एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियां आकृति फर्स्ट और सेकंड में दर्शाई गई हैं। जी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? इसमें हम देखेंगे जब 2 पासे दिए होते हैं हमारे पास तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें हमको H कॉमन नजर आ रहा है। तो H कॉमन नजर आया तो हम H को पकड़ के नहीं और एक तरफ डायरेक्शन में घुमा देंगे। तो हम इसको वामार्थ इस डायरेक्शन में घुमाते चलेंगे, इस डायरेक्शन में। तो H यहाँ से यूँ घुमाते चलेंगे तो पहले G आया और इधर I आया तो G का अपोजिट हो जाएगा I हो जाएगा, G का अपोजिट हो जाएगा I। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे G आया, यहाँ पे फिर आगे चलेंगे तो F आएगा। तो इधर क्या आएगा? F का अपोजिट हो जाएगा क्या? J। तो F का अपोजिट हो गया J। तो हमसे पूछा G, तो G का अपोजिट हमको जो निकल के आया था वो I आया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 I। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न अंकित आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत को इंगित करता है। तो इसमें असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो हमको नीचे हमको दिया हुआ है आकृति उसमें जो इतने रेखाखंड है वो बाहर वाले रेखाखंड से एक रेखाखंड अधिक है। जैसे कि फर्स्ट आकृति में हम काउंट करेंगे तो बाहर जितने रेखाखंड कितने भुजाएं बन रही है? 6 भुजाएं बन रही है, लेकिन अंदर हमको देखने को मिले 7 भुजाएं। ऐसे दूसरे में हमको नजर आ रहा है कि बाहर तो हमको नजर आ रही है 5 लेकिन अंदर है 6। ऐसे थर्ड में है बाहर तो नजर आ रही है हमको 6 लेकिन अंदर है 7। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में बाहर हमको नजर आ रही है 6 लेकिन अंदर ही है 5, इसलिए इसलिए असंगत हो जाएगा। तो ये हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम मैथ वाले सेक्शन की बात करते हैं। मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 kg है तो लड़कों का औसत भार कितना होगा? तो कितना का वो होगा 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वो कैसे? वो देख लेते हैं। माना लड़कों की संख्या 9x है और लड़कियों की संख्या 7x है, क्योंकि हमको दिया है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात है 9:7, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब हमसे ये भी दिया है कि लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 kg है। तो हम अब औसत भार निकाल लेते हैं कि जैसे हम टोटल भार निकाल लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार माना लड़कों का औसत भार W है, तो प्रश्न अनुसार 7x जो कि लड़कियों की संख्या है इंटू 52 जो कि लड़कियों का औसत भार है प्लस 9x जो कि लड़कों की संख्या है इंटू W इक्वल टू हो जाएगा 9x + 7x लड़कियों और लड़कों की टोटल संख्या इंटू 54.25 जो उनका औसत दिया हुआ है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो W की वैल्यू निकल के आ जाएगी 56 kg। तो हमने जो लड़कों का औसत भार W माना था तो हो जाएगा लड़कों का औसत भार 56 kg। क्वेश्चन नंबर 2, 7560 की एक धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 400, 300 और 260 कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1500। वो कैसे? वो देख लेते हैं कि हमको दिया हुआ है कि 400, 300 और 260 कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो हमारे पास ए के पास कितनी धनराशि आएगी? हम मान लेते हैं कि 4k प्लस जो कम की गई थी राशि तो 400, तो 4k + 400 जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। एक की धनराशि 4k + 400, बी की धनराशि 2k अनुपात के अकॉर्डिंग प्लस 300 कम किए थे तो वापस ऐड कर देंगे 300 और सी की धनराशि 5k + 260। तो ये टोटल धनराशि है, ये इक्वल होगी 7560 के। तो हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 600। अब बी के हिस्से की हमको मूल राशि धनराशि निकालनी है तो बी की धनराशि कितनी है? 2k + 300,
तो के की जगह 600 रख देंगे, तो 2 × 600 + 300, 6 दूनी 12, 1200 + 300 = 1500 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 86 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2145 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन कितना होगा? हम जानते हैं कि शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है a/3 πr²h। इसमें जो राइट आंसर होगा वो तो होगा 20,328 पाई। वो कैसे, वो देख लेते हैं। त्रिज्या हम पहले निकाल लेते हैं। जो हमको व्यास दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 66/2 = 33 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 2145 पाई। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। तो πr/l बराबर हो जाएगा 2145 पाई। तो इसमें आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा और आर हमने 33 निकाल ली, तो 33 × l = 2145। एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी 65 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो हमका जो आयतन होता है वो होता है शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का 1/3 πr²h। हमको h निकालना है क्योंकि हमारे पास r है, h नहीं है, तो h बराबर होता है √l² - r²। l हमने 65 सेंटीमीटर निकाला है, तो √65 का स्क्वायर - 33 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। तो 1/3 × पाई इंटू जो हमारे r की वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 33 है। 33 का वर्ग हो जाएगा इंटू 56। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,328 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम जो पाई है उसको हम पाई के टर्म में ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1/8 मतलब आधा घंटा अधिक था, और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर/आवर कम थी। जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी? तो जाने के दौरान उसकी चाल निकल के आएगी 40 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे, वो देख लेते हैं। जैसा कि माना जाने के दौरान व्यक्ति की चाल x किलोमीटर/आवर है, तो प्रश्न अनुसार जो हमको दिया हुआ है कि जो समय उनकी चाल में और वो दूरी तय करने में समय में जो डिफरेंस आया वो ½ घंटे का है। तो हमको जो आने में समय था 60/60 किलोमीटर दूरी कितने में 10 किलोमीटर/आवर कम थी। तो क्योंकि जाने के दौरान चाल हमने x किलोमीटर मान लिया, तो आने के दौरान कितनी कम थी? 10 किलोमीटर/आवर। तो समय निकल के आ जाएगा दूरी अपॉन चाल, तो 60/x - 10, क्योंकि ये ज़्यादा समय लिया था, माइनस 60/x बराबर 60/x कैसे आया कि जाने के दौरान हमारी चाल है x किलोमीटर/घंटा, तो माइनस 60/x बराबर हो जाएगा कितना डिफरेंस था समय का? आधा घंटे का, तो 1/2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। समीकरण बन जाएगी हमारी क्या? x² - 40x + 30x - 1200 = 0। इसको धीरे धीरे कैलकुलेट आगे करेंगे तो ये x की वैल्यू निकल के आएगी 40 किलोमीटर/आवर। x की वैल्यू -30 भी आती है, लेकिन चाल हमेशा माइनस में नहीं होती, इसलिए हम 40 को लेंगे, 40 किलोमीटर/आवर। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10, क्योंकि वो छोटी छोटी संख्या 10 है जो हम 2983 में घटाएंगे तो 9, 10, 15 से विभाजित होने पर 3 शेषफल बचेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, पहले हम 9, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो वो 90 आ जाता है। तो वो संख्या क्या होगी? 90 × k, मतलब किसी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस जो शेषफल है वो ऐड कर देंगे, तो 3। तो 90 × 33 + 3 करेंगे, तो 90 × 33 करेंगे तो वो आएगी 2970 + 3, तो 2973। तो लेकिन वो संख्या अभिष्ट संख्या आ जाएगी फिर वो 10, क्योंकि 10 कम है 2983 से, जैसे कि हमको दिया हुआ है प्रश्न में। तो 2983 में 10 घटाएंगे तो वो संख्या बन जाएगी 2973। तो 2973 में 9, 10 और 15 का जब हम भाग देंगे तो 33 और भाग जाएगा और 3 हर बार शेषफल बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10। क्वेश्चन नंबर 6, 72 मीटर, 210 मीटर और 222 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 21:10 है। आयताकार बगीचे के परिमाप कितना है? तो कितना परिमाप होगा उसका? 372 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको जैसे हम 72, 210 और 222 में देखेंगे तो ये हमको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, क्योंकि जब हम 72 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर करेंगे तो ये 222 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमारी जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे 210 और आधार हो जाएगा हमारा 72 और कर्ण कितना है? 222। तो हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 36 × 210। अब प्रश्न अनुसार आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36 × 210। तो आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है भुजाओं,
आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है, जो भुजाओं का अनुपात हो 21:10 में, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 21:10 में, तो हम मान लेते हैं कि वो लंबाई 21 की है और चौड़ाई 10 की है। तो 21 के इंटू 10 के बराबर हो जाएगा 36 × 210। इसको हम अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, मतलब इनको गुना नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे वैसे ही ये कट जाएगा। जब हम के स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा जो 21 से 210 में भाग चल जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। के की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पर 6। तो आयत का परिमाप अब हम देख लेते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी माने हम 21 के और चौड़ाई 10 के की वैल्यू हमारे पास है 6। तो 2 × 31 के, तो 2 × 31 करेंगे तो 62 के, तो 62 × 6 कर देंगे, के की वैल्यू 6, तो 372 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 372 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। आर का मान क्या है, तो आर का मान आ जाएगा 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10। वो कैसे हो देख लेते हैं। माना धनराशि पी है, तो प्रश्न अनुसार जैसे कि हमको दिया है पहले 4 वर्षों के लिए जो हम धनराशि निवेश करेंगे तो वो टोटल धनराशि प्लस ब्याज टोटल मिला के वो इक्वल हो जाएगा। जब उसी धनराशि को उसी दर पर 14 वर्ष के लिए निवेश करेंगे तो उसके ब्याज के इक्वल हो जाएगा। तो हम जो हमारा पहला मिश्र धन आएगा वो आ जाएगा पी प्लस ब्याज हमारा क्या बनेगा, पी × आर × 4/100 इक्वल टू हो जाएगा किसके, पी × आर × 14/100, क्योंकि 14 वर्ष के ब्याज के इक्वल हो जाएगा। ये टोटल जो हमारे 4 वर्ष के लिए निवेश करेंगे उस धनराशि का मिश्र धन जो टोटल आएगा वो 14 वर्ष के ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10%। क्वेश्चन नंबर 8, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में खर्च करता है। यदि वह एक माह में 5,544 की बचत करता है तो वह किराए पर कितने धनराशि खर्च करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2,520 रुपये किराए के रूप में खर्च करता है। वो कैसे हो वो देख लेते हैं। सबसे पहले माना अरुण क्या है, x रुपये है, तो राशन पर खर्च उसका x का 30% करता है। तो 30% करने के बाद जो कितना हो जाएगा 30 का, x × 30/100 = 3x/10। तो ये हमारे राशन पे करता है। किराए पर कितना खर्च करता है, तो इसमें से हम माइनस x में से हम 3x/10 माइनस कर देंगे, उसका 20% खर्च करता है। तो जो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7x/10, इसका 20% × 20/100 तो इक्वल टू हो जाएगा 7x/50। ये किराए पर खर्च करता है। अब हमको बच्चों की शिक्षा तथा अन्य मदों में खर्च करता है, वो किसका, जब इसमें से हमारी x - 3x/10 ये माइनस कर देंगे और -7x/50 ये माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि राशन और किराए का खर्च हटा के जो शेष बचता है उसका 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर करता है। तो x - 3x/10 -7x/50 इसमें से करेंगे तो और कब 45% कितना हो जाएगा 45/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों की शिक्षा व अन्य मदों पर खर्च आ जाएगा 63/250x। तो प्रश्न अनुसार अब हमको जो बचत है वो 5,544 है। तो जो कुल जो हमने उसकी सैलरी मानी थी उसमें से हम इन खर्चों को हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो बचत के इक्वल हो जाएगा, तो 5,544 की। तो x - 3x/10 -7x/50, पहले तो राशन फिर किराया फिर बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों में, तो 63x इक्वल हो जाएगा 5,544। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन थोड़ी कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये उसकी आमदनी है, मतलब उसकी सैलरी है। तो किराए पर खर्च की गई राशि कितनी निकली थी, वो आई थी 7x/50। तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 18,000, तो निकल के आ जाएगी किराए के रूप में कितना खर्च करता है 2,520 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,400 है, इस पर 15%, 10% और x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 1,542.24 में बेचा जाता है। x का मान क्या है, तो x का मान निकल के आएगा वो आएगा 16। वो कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु का अंकित मूल्य है 2,400 रुपये, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है हमको 1,542.24। तो 24 का 85% का 90% का 100 - x% इक्वल टू होना चाहिए 1,542.24 का, क्योंकि जब हम 24 का जो हम 85% निकालेगा उसका भी हम 90% करेंगे, फिर 100 - x% जो हमको दी हुई है x के, तो वो इक्वल आ जाना चाहिए 1,542। तो अब 24 × 85/100 × 90/100 × 100 × x/100 बराबर 1,542.24। तो ये लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी 100 - x इक्वल टू, तो ये आ जाएगी हमारे लास्ट में कैलकुलेट थोड़ी लंबी हो जाती है इसमें भी 100x - x बराबर 84, x बराबर 16%। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो मैथ के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन तो ईजी थे लेकिन पिछली बार ये 2020 में इनके
जो हमारी कैलकुलेशन थी वो लंबी थी, इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए थे, इसलिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी है। और जिस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन लगती है उसको आप बाद में करें, इसके चक्कर में आप बाकी इजी क्वेश्चनों को नहीं छोड़ें जिनकी कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है तो x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितने प्रतिशत कम होगा? तो वो होगा 33.1/3%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कैसे है वो देख लेते हैं। पहले 240 का x% इक्वल टू है x प्लस 450 का 60%। अब इसको सॉल्व करेंगे। 240/100x बराबर x प्लस 450 इंटू 60/100। तो इसको वैल्यू करेंगे तो x की वैल्यू निकल क्या आ जाएगी 150। अब हम आगे करेंगे x प्लस 50 का 20% इक्वल टू है 150 प्लस 50 का 20%, क्योंकि x की वैल्यू 150 है तो 150 प्लस 50 हो जाएगा 200। 20% 200 का 20% निकल के कितना आ जाएगा 40। ये 250 नहीं है, सो ये गलत टाइप हो गया, तो ये 200 है। तो 200 इंटू 20/100 तो ये आ जाएगा 40। अब हम x का 40% करेंगे तो 150 का 40% कितना हो जाएगा 60। तो अब इस प्रतिशत कितना आ जाएगा 60 माइनस 40/60 इंटू 100। तो 20/60 इंटू 100 तो इक्वल टू आ जाएगा ये 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 11, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो क्या होगा वो होगा 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो देख लेते हैं कैसे। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, तो x माइनस वाई हमको दिया है 1627। तो x बराबर 7y प्लस 157 और x बराबर कितना हो जाएगा भागफल 7 प्राप्त होता है तो 7y प्लस 157 के शेषफल हमको 157 बचा, तो उसको ऐड कर देंगे तो ये बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। क्योंकि जब हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं तो वो 7 बार भाग जाता है और 157 शेषफल बचता है। तो 7y प्लस 157, क्योंकि x की वैल्यू ऊपर भी हमको निकाली हुई है हमने, x माइनस वाई बराबर 1627। तो अब इसमें हम पुट करेंगे तो 7y प्लस 157 माइनस वाई इक्वल टू 1627। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 245 और छोटी संख्या 245 हो गई। तो छोटी संख्या अंकों का योग हमसे पूछा है तो 2 + 4 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 12, 4/21 डिवाइड 3/7 ऑफ 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2/3 प्लस 0.89 के ऊपर 12 डिवाइड 0.98 के ऊपर 12 इंटू 7/1/3 डिवाइड 2/1/2 का मान क्या होगा? ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 49/18। वो कैसे वो देख लेते हैं थोड़ा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी जो ऊपर संख्या दी हुई है उसमें हम एक एक को करते चलेंगे बॉडोमास के नियम से। जैसे कि जो हमारी ये ऊपर संख्या है जैसे कि तो 1/2 माइनस 1/2 का 4/21 डिवाइड 3/7 इंटू 1/2/3 प्लस 0.89 के ऊपर 12 प्लस 0.98 के ऊपर 12 इंटू 7/1/3 डिवाइड 2/1/2। इसमें हम देखेंगे 1/2 माइनस 1/2 का 4/21 मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, फिर पूरे का डिवाइड 3/7 इंटू 1/2/3 तो 1/2/3 फ्रैक्शन हो जाती है 5/3। अब प्लस 0.89 के ऊपर 12 प्लस 0.9 सिर्फ 8 के ऊपर 12 इंटू 7/1/3 7/1/3 के फ्रैक्शन टूट के हो जाएगी 7/21 22/3 डिवाइड 2/1/2 का मतलब हो जाता है 5/2। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। इसको 4/21 हो जाएगा क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड हमारा हो जाएगा 3/14 माइनस 1/2 इंटू 5/3 प्लस जो हमारे 0.89 के ऊपर 12 है। तो हमारी ये हमारा नियम होता है कि जो जिनके पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर 12 है उतने हम नीचे 99 लिख देते हैं। तो 89 दोनों के ऊपर 12 है तो 89 का नीचे हो जाएगा 99 डिवाइड फिर हमारे पास क्या है 0.98 के ऊपर 12 है, जबकि ये क्वेश्चन में 0.98 के 12 यहाँ पर गलत थोड़ा सा टाइप हो गया है। तो 0.9 सिर्फ 8 के ऊपर 12 है। तो ये हमारा नियम होता है 12 हटाने का। पॉइंट के बाद जितनी संख्या के ऊपर 12 नहीं है और जिसके ऊपर 12 है तो जिसके ऊपर 12 है उसका तो हम नीचे 9 लिख देंगे। फिर और जिसके ऊपर 12 नहीं है उतनी हम 0 नीचे लगा देंगे। तो हमारे ऊपर 9 के ऊपर 12 नहीं है तो 8 के ऊपर सिर्फ 12 तो 9 आ जाएगा फिर 12 लग जाएगा। और जो ऊपर संख्या आएगी वो 98 आएगी, लेकिन जिसके ऊपर 12 नहीं है उस संख्या को हम ऊपर माइनस कर देते हैं। तो 98 माइनस 9 के ऊपर 12 नहीं है तो 9 माइनस कर देंगे अपॉन 8 के ऊपर 12 है तो नीचे 9 और जितनी संख्या के ऊपर 12 नहीं है उतनी 0 तो 0 तो ये 90 हो गया इंटू 7/1/3 का होता है 22/3 डिवाइड 5/2 2/1/2 मतलब होता है 5/2। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 4/21 इंटू डिवाइड 3/14 है तो ये ऊपर नीचे कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 14/3। तो माइनस ये गुना करेंगे तो 5/6 प्लस जो इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे कैलकुलेशन तो ये जो लास्ट में जो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 49/18। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49/18। इसमें सिर्फ 12 हटाने का नियम थोड़ा सा आपको याद रखना है।
अगर पॉइंट के बाद दोनों संख्या के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना नीचे लगाते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या को उसमें संख्या में दोनों संख्याओं में से माइनस करके नीचे एक जीरो लगा देते हैं। ये नियम होते हैं बाहर के। क्वेश्चन नंबर 13, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7,282 है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा? तो वो होगा 29,095 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। माना ब्याज प्रति 8 माह के लिए चक्रवृद्धि किया जाता है, तो कितने 8 माह के लिए कितने वर्ष काउंट हो जाएगा ये? तो हमारे पास 8 माह के लिए काउंट हो जाएगा, क्यों 2 वर्ष के लिए टोटल महीने हो जाएंगे कितने? 8 इंटू 2 इंटू 12 तो 24/8। तो 24 8 के कितने साइड बढ़ेंगे? 3, मतलब 3 बार काउंट हो जाएंगे। या इसका मतलब ये समय हो गया 3 वर्ष या फिर 3। तो R बराबर हो जाएगा 15% का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि 2/3, क्योंकि 3 बार काउंट हो रहा है तो 2/3 ही तो हो रहा है समय का, मतलब ईयर का 2/3, क्योंकि 15% है 12 महीने का, लेकिन हमको 8 महीने का निकालना है। तो 8 महीने 12 महीने का कितना होता है? 2/3। तो 15% का इंटू 2/3 तो यह आ जाएगा 10%। अब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा बराबर P, ये फॉर्मूला होता है हमारा P 1 + R/100⁻n-1। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया 7,282 बराबर P 1 + 10/100⁻3-1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 22,000 रुपये। अब 22,000 रुपये हमारा P आ गया। ये होता है हमारा टोटल अमाउंट, मतलब A बराबर मिश्र धन। तो A बराबर P, ये हमारा फॉर्मूला होता है P 1 + R/100⁻n। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो A जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो आ जाएगा 29,095 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? दशमलव के एक स्थान तक सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5.2% का लाभ होगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले माना वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य x रुपये है, तो प्रश्न अनुसार वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि हम क्रय मूल्य निकालने हैं, क्योंकि 10% का हानि हो रही है तो हम उसको प्रॉफिट कर देंगे। तो प्रॉफिट करेंगे तो 100 पर चल जाएगा, 100/90 इंटू 8x/11। तो ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 80x/99। और लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 85, क्योंकि जो हमको जो विक्रय मूल्य है उसका 85% बेचना है, तो 85/100x, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य x रुपये है तो 85% में जब बेचेंगे तो क्या लाभ होगा? तो 85x/100 माइनस 80x/99/80x/99 इंटू 100। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब जो इसके जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 5.18%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउंड फिगर करके 5.2%। क्वेश्चन नंबर 15, ए किसी काम के 13 सही 1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 66 सही 2/3% भाग को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो कितने दिनों में करेंगे? 15 दिनों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वो कैसे, वो देख लेते हैं। प्रश्न अनुसार हम मान लेते हैं ए द्वारा काम पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 3/100 इंटू 100 इंटू 10, क्योंकि वो 33 से 1/3% भाग करता है वो 10 दिन तक। तो इसको हम फ्रैक्शन तोड़ के नहीं जब करेंगे तो वो आ जाएगा 30 दिन तक। तो ए पूरा काम को 30 दिन कर लेगा। ऐसे बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/2 से इंटू 100 इंटू 8 = 12 दिन में। तो ए प्लस बी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1/30 प्लस 1/12। तो क्योंकि ए की क्षमता 1 दिन की 1/30 प्लस बी की 1 दिन क्षमता 1/12, तो जो ये निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 14/15। तो शेष काम तो हम 1 - 14/15 करेंगे तो 1/15 शेष काम है। सी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय हो जाएगा 15 इंटू 3 तो = 45 दिन, क्योंकि एक शेष काम को वो 3 दिन में कर सकता है। तो टोटल कितने दिन में करेगा? 45 दिनों में। तो ए प्लस सी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45, तो 30 इंटू 45 अपॉन 75 दिन। तो ये इतने दिन लगेंगे। ए प्लस सी द्वारा 5/6 भाग पूरा करने में लगा समय, तो 5/6 इंटू 30 इंटू 45 अपॉन 75। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 15 दिन। ये हमारे यहाँ मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्यूटर वाले सेक्शन की बात करते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 Ctrl+Shift+N। क्वेश्चन नंबर 2, जब आप MS वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन
के रूप में सेट होता है तो वो होता है नॉर्मल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है? वो दिखाई देता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, सेल B4 में एक फॉर्मूला $D $3 प्लस $C $5 दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा? तो सेल F10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला $D $3 प्लस $C $5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जब हम B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता, फॉर्मूला वही उसी सेल में भी वही फॉर्मूला काम करेगा, तो इसलिए F10 में भी यही फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? फैक्ट F इक्वल टू फैक्ट 5-4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? पहला कथन, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड या नंबर दोनों लिस्ट हो सकती है, तो ये सत्य है। कथन 2, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, POP3 एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है, POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है? तो 3 क्या दर्शाता है? ये POP का संस्करण दर्शाता है कि ये कौन सा संस्करण है, पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे कि मोबाइल सिम का होता है 3G 4G 5G, ऐसे POP का संस्करण है। और POP का फुल फॉर्म होते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग, गूगल और बायदू ये वेब सर्च इंजन है, लेकिन सफारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सफारी एप्पल द्वारा विकसित किया गया एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, जबकि ये सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है? तो वो Shift+F12 होता है। अगर हम Shift+F12 दबाएंगे तो भी वो खुली फाइल सेव हो जाएगी, जैसे Ctrl+S काम करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता है? तो कौन सा नहीं दिखाई देता? वो है चेंज केस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे कंप्यूटर 10 क्वेश्चन है, ये हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर का इवनिंग वाला शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन रहा। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो इंडियन क्लासेस पर आप जुड़ सकते हो। इंडियन क्लासेस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूँगा। दूसरी बात, और इस चैनल को आप जितना प्यार दोगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो लाता जाऊँगा। आपका प्यार ही मेरे को मोटिवेट करता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। जल्दी आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लास लगवा दी जाएगी, पर इतने आपको इसी चैनल पर इसी माध्यम से आपको मेरे को सपोर्ट करना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब आपके पास लगभग 3 मंथ का समय बचा है, तो आप मेहनत से लगे रहिए। मैं आपको बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता जाऊँगा, चाहे वो RW टीम का हो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन का, चाहे पिनिकल बुक का हो, चाहे वो KD कैंपस को, सबसे बेस्ट आपको मैं कंटेंट आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ओरिएंटेड आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।